एक नगर में जयराम नाम का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। व्यापारी का एक 20 वर्षीय पुत्र भी था जिसका नाम यजवान था। यजवान बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। एक बार जयराज को व्यापार में बहुत ही ज्यादा घाटा हो जाता है, जिसकी वजह से व्यापारी का धंधा चौपट होने लगता है। एक दिन व्यापारी बहुत चिंता में होता है तो यजवान अपने पिता को चिंता में देखकर कहता है, पिताजी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों? मैं आपको पिछले 1 सप्ताह से देख रहा हूँ। आप हर वक्त बेचैन से रहते हो और न ही आप सही से कुछ खाते हो। बेटा, व्यापार में घाटा आने की वजह से हमारा कारोबार बंद होने की कगार पर है। मुझे हर वक्त बस यही चिंता सताती रहती है कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। जो थोड़े बहुत पैसे जोड़कर रखे हुए थे वो सब भी खर्च हो गए हैं। इतने में ही यजवान की माँ रूपवती यजवान से बोली, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत सही नहीं रहती है। अब वो और व्यापार का काम नहीं कर सकते और ना ही उनमें इतनी हिम्मत है कि ये किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार कर सकें। इसलिए बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने पिताजी का कारोबार संभालो। तुम किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करो। रूपवती, तुम ये क्या कह रही हो? यजवान को भी व्यापार का ज्ञान नहीं है और अभी इसकी उम्र भी कम है। फिर ये दूसरे नगर में व्यापार कैसे करेगा? आपने तो यजवान से भी कम उम्र में ही व्यापार करना शुरू कर दिया था, तो ये क्यों नहीं कर सकता? हमारा बेटा बहुत होशियार है। ईश्वर ने चाहा तो इसे जल्दी व्यापार में कामयाबी मिल जाएगी। हाँ पिताजी, माँ सही कहती है। अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और तुम्हारे व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। बेटा, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है। फिर तुम दूसरे नगर में अकेले व्यापार कैसे करोगे? पिताजी, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं अपने दोस्त धीरज को अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो व्यापार में मेरी मदद करेगा। बेटा, धीरज तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसकी अभी शादी हुई है। फिर भला वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकता है? पिताजी, धीरज मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। उसने मुझे कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया है और वो अभी मेरे साथ जाने से मना नहीं करेगा। वो मेरे साथ जरूर जाएगा। इतना कहकर यजवान अपने मित्र धीरज के घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में यजवान अपने मित्र के घर पहुंच जाता है। फिर वो धीरज से बोलता है, धीरज, मैं दूसरे नगर में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं व्यापार सही तरीके से कर सकूंगा। यजमान भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी मेरे घर में अकेली कैसे रहेगी? इसलिए मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता। भाई, 1 महीने की तो बात है। 1 महीने के लिए तुम अपनी पत्नी को मायके भेज दो। तुम तो जानते ही हो अब पिताजी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए व्यापार के सभी काम मुझे ही संभालने हैं। यजमान, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी तरह किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूँ। मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ। ठंड आने वाली है, सर्दियों में सभी काम बंद हो जाते हैं, इसलिए मुझे अभी सर्दियों का बंदोबस्त करना होगा जिससे हमें भूखा न रहना पड़े। धीरज, तुम पहले जैसे मित्र नहीं रहे। शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ही बदल गए हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना सच्चा मित्र समझा, लेकिन तुम तो यार स्वार्थी निकले। तुम ये क्या कह रहे हो यजमान? मैं स्वार्थी नहीं हूँ और ना ही मैं बदला हूँ। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। देखो धीरज, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और मुझे अकेले भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने व्यापार में जितना भी मुनाफा होगा उसमें से मुझे 20% देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें 20% देने के लिए तैयार हूँ। हम कल सवेरे सवेरे निकलेंगे। इतना कहकर यजमान अपने घर चला जाता है। उसके बाद धीरज अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मैं कल अपने दोस्त यजवान के साथ दूसरे नगर में व्यापार करने जा रहा हूँ। 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाओ। धीरज की बात सुनकर उसकी पत्नी नाराज हो गई, लेकिन धीरज ने अपनी पत्नी को मना लिया। उधर यजवान के पिता यजवान को व्यापार करने के लिए 4 सोने के सिक्के देते हैं। बेटा, इन सिक्कों को संभाल कर रखना। जब तुम व्यापार करोगे तो ये सिक्के तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर यजवान की माँ यजवान को एक झोला देती है। उस झोले में खाना होता है। बेटा, इस झोले में खाना है। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और बेटा ध्यान से जाना। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपना ख्याल रखना। फिर यजमान और धीरज दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चल पड़ते हैं। दोनों दोस्त चलते ही जा रहे थे
चलते चलते उन्होंने बहुत ही लंबा रास्ता तय कर लिया था, इसलिए यजमान बहुत थक जाता है। वो धीरज से कहता है, भाई धीरज, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझ में चलने की और हिम्मत नहीं है। यजमान, अभी हम रुक नहीं सकते, हमें जल्दी ही दूसरे नगर में पहुँचना होगा। धीरज भाई, अगर तुम रुक नहीं सकते तो मुझे कोई कहानी ही सुना दो, जिससे हमारा सफर आसान हो जाए। यजमान, मुझे अभी कोई कहानी याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बता सकता हूँ जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। लेकिन मैं तुम्हें ये बात फ्री में नहीं बता सकता, क्योंकि ये ज्ञान की बात एक सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी ये ज्ञान की बात सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती हो? क्या तुम एक सोने के सिक्के की कीमत जानते भी हो? एक सोने के सिक्के में तुम्हारा परिवार का 1 साल का गुजारा आराम से हो सकता है। यजमान मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ एक सोने के सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन तुम्हारा एक सोने का सिक्का मेरे ज्ञान की बात की बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा है, तो मुझे बताओ वो ज्ञान की बात क्या है? देखो यजमान, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि मेरी ज्ञान की बात बहुत ही कीमती है, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान मुफ्त में नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज्ञान की बात सुननी है तो तुम्हें मुझे एक सोने का सिक्का देना होगा। यजमान ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और धीरज को दे दिया। धीरज सिक्का लेकर बोला, देखो यजमान, 1 से भले 2 होते हैं। जब भी तुम किसी सफर पर निकलो तो किसी न किसी को अपने साथ जरूर ले जाना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि 1 से भले 2 होते हैं। धीरज की ये बात सुनकर यजमान को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, इतने कीमती सोने के सिक्के में इतनी मामूली सी बात बताए? इस बात को तो हर कोई जानता है। इसने तो मुझे ठग लिया, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? अगर मैंने इससे कुछ कहा तो ये घर वापस चला जाएगा। बेचारा यजमान चुप रहना ही अच्छा समझता है, जबकि धीरज एक सिक्का पाकर बहुत खुश होता है। धीरज के मन में अभी और लालच आ जाता है। वो सोचने लगता है, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। मेरे पास एक सोने का सिक्का तो आ गया, अगर मुझे 1-2 सिक्के और मिल जाए तो यहीं से मैं अपने घर लौट जाऊंगा। धीरज ये सोच ही रहा था कि यजमान धीरज से कहता है, भाई हम सुबह से चल रहे हैं, अब शरीर में चलने की और हिम्मत नहीं है। हमें अब थोड़ी बहुत देर आराम जरूर कर लेना चाहिए। अभी आराम करना सही नहीं है, हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर हम आराम करेंगे तो दूसरे नगर पहुंचने में कई दिन का वक्त लगेगा। तो कोई कहानी ही सुना दो जिससे सफर कट जाए। यजमान, मैंने अभी तुम्हें बताया तो था, मेरे पास सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है। मेरे पास केवल ज्ञान की बात है जो बहुत ही बहुमूल्य है। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी, इसलिए अगर तुम एक और ज्ञान की बात सुनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे सोने का सिक्का देना होगा, तभी मैं तुम्हें दूसरी ज्ञान की बात बता सकता हूँ। यजमान एक और सोने का सिक्का अपने दोस्त धीरज को दे देता है। फिर धीरज यजमान से कहता है, अब जो मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी, इसलिए मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। जब भी तुम किसी अनजान आदमी के घर मेहमान बनकर जाओ और जब वो आदमी तुम्हें खाने के लिए कोई भी चीज दे, तो तुम उस खाने की चीज को खाने से पहले थोड़ा सा किसी जानवर को खाने के लिए डाल देना। लेकिन भाई ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जानवरों को खिलाने से पुण्य मिलता है। धीरज की ये बात सुनकर यजमान को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि यजमान के साथ धीरज ने 2 बार धोखा कर दिया था। यजमान के दिल में आया कि वो धीरज से अपने दोनों सोने के सिक्के छीन ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और चुपचाप धीरज के साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद यजमान फिर धीरज से बोला, दोस्त अब मैं थक गया हूँ और दोपहर भी होने वाली है। क्यों ना हम थोड़े समय के लिए इस पेड़ के नीचे रुक जाएं, तो शरीर की थकावट दूर हो जाएगी। यजमान, आराम करने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन अभी हमें सहारनपुर का जंगल भी पार करना है। सहारनपुर के जंगल में बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। अगर रात होने से पहले हमने उस जंगल को पार नहीं किया तो हम मारे जाएंगे, इसलिए अभी रुकना सही नहीं है। नहीं रुक सकते तो ये लो दोस्त सोने का सिक्का, मुझे कोई भी अच्छी सी ज्ञान की बात बताओ। अच्छा तो सुनो, तुम जब भी किसी अनजान व्यक्ति के घर मेहमान बनकर ठहरो और जब वो व्यक्ति सोने के लिए तुम्हारा बिस्तर लगाए, तो तुम उस बिस्तर पर सोने से पहले उस बिस्तर को दोबारा अच्छी तरह से साफ करके बिछा कर सोना। लेकिन धीरज भाई, बिस्तर तो अनजान आदमी ने साफ करके ही बिछाया होगा, फिर मुझे साफ करने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, क्योंकि जो तुम्हारा बिस्तर लगाए, क्या पता उससे गलती से बिस्तर में कोई सुई या फिर कुछ चुभने वाली वस्तु रह जाए और वो वस्तु तुम्हें चुभ जाए तो बहुत तकलीफ होगी ना भाई। थोड़ी दूर और चलने के बाद यजमान को बहुत थकावट महसूस होने लगी।
उसके पैर दर्द से लड़खड़ाने लगे। इसलिए वो धीरज से बोला, धीरज भाई, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए कोई कहानी या ज्ञान की बात सुना दो, सफर आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सुनाता हूँ, लेकिन ज्ञान की बात सुनने से पहले सोने का सिक्का देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ज्ञान की बात बता सकता हूँ। धीरज, अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही सोने का सिक्का बचा है। अगर मैंने तुम्हें ये भी दे दिया तो मैं दूसरे नगर में व्यापार कैसे करूँगा? बगैर सोने के सिक्के लिए मैं तुम्हें ज्ञान की बात नहीं बता सकता, इसलिए हमें चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए। यजमान ने थक हार कर वो आखिरी बचा सोने का सिक्का भी धीरज को दे दिया और बोला, लो भाई, अब ये आखिरी सोने का सिक्का भी तुम्हारा हुआ। अब मुझे ज्ञान की बात बताओ। अच्छा सुनो, तुम्हें जीवन में जब कभी भी लगे कि अब तुम चारों ओर से मुसीबतों से घिर चुके हो और उन मुसीबतों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो तुम उन मुसीबतों के आगे कभी भी हार मत मानना। कोशिश करना उन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अगर तुमने मुश्किल समय में भी अपना आत्मविश्वास और हिम्मत नहीं खोई तो तुम निश्चित ही कामयाब हो जाओगे। ये बात सुनकर यजमान आग बबूला हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि धीरज तो बहुत ही चालाक है, इसने मुझसे चारों सोने के सिक्के ले लिए और कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो मेरे जीवन में काम आ सके। उधर धीरज को भी अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वो सोचता है, अब तो मेरे पास चारों सोने के सिक्के आ गए, इन सिक्कों से मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा और मुझे अपनी पत्नी की भी बहुत याद आ रही है। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। देखो यजमान भाई, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है, उसके बगैर नहीं रह सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अब और आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इतना कहकर धीरज अपने घर की ओर चल देता है। धीरज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक नंबर के धोखेबाज और मक्कार इंसान हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम जैसे धोखेबाज इंसान से दोस्ती करके। धीरज यजमान की बातों को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। यजमान दुखी मन से उसे देखता रहता है। यजमान को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि धीरज उससे चारों सोने के सिक्के भी ले गया था, इसलिए अब यजमान के पास कुछ नहीं था। वो कंगाल हो चुका था। अब यजमान सोचने लगता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बगैर सिक्कों के मैं दूसरे नगर में व्यापार कैसे करूँगा? अब मैं वापस अपने घर भी नहीं जा सकता। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो पिताजी और माँ मुझे मूर्ख समझेंगे। यजमान ये सोच ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी पानी का घड़ा लेकर आता है और फिर यजमान से कहता है, बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। मेरे घर पास में ही है। अगर तुम इस घड़े को मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। देखो बाबा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। कृपया करके आप अपना ये पानी का घड़ा लेकर यहाँ से जाइए। एकदम यजमान को धीरज की कही पहली बात याद आ जाती है कि एक से भले दो सही। इसलिए वो बूढ़े आदमी से माफी मांगकर उसका मटका लेकर उसके घर की ओर चल देता है। फिर यजमान बूढ़े आदमी को अपने धोखेबाज दोस्त की सारी बात बताता है। कुछ ही देर में यजमान बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाता है। फिर यजमान बूढ़े आदमी से कहता है, चलो बाबा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। बेटा, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने घर के अंदर जाता है और अंदर से एक थैली लाता है। वो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। फिर बूढ़ा आदमी उस थैली को यजमान को दे देता है। बेटा, तुम इन सिक्कों से अपना व्यापार कर लेना और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बहुत से ठग रहते हैं। उस गांव में जो भी मुसाफिर जाता है वो उसे लूट लेते हैं, इसलिए तुम उन ठगों की बातों में मत आना। वो तुमसे तुम्हारा धन छीनने की कोशिश करेंगे। तुम इन सिक्कों को किसी भी तरह उन ठगों से छुपा कर रखना। तुम्हें बहुत ध्यान और चतुराई से काम लेना है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर यजमान उन्हें अलविदा कहकर आगे बढ़ जाता। कुछ देर चलने के बाद वो उस गांव में प्रवेश करता है जिस गांव के बारे में यजमान को बूढ़े आदमी ने बताया था। जैसे ही यजमान उस गांव में प्रवेश करता है तो उसे एक घर के बाहर एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी देखने में बहुत ही भला और ईमानदार लग रहा था। उस आदमी ने यजमान को अपने पास बुलाया और फिर यजमान से बोला,
अरे बेटा, राहगीर लग रहे हो। इस गांव में किसके यहाँ आए हो? मैं इस गांव में नहीं आया, मैं तो दूसरे नगर में जा रहा हूँ। बेटा, दूसरे नगर पहुँचने में बहुत समय लगेगा, रात होने वाली है। अरे तुम रात कहाँ काटोगे? अगर तुम चाहो तो मेरे घर रात भर के लिए रुक सकते हो। यजमान बहुत थका हुआ था, वो रुकना भी चाहता था, लेकिन अचानक उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती है कि इस गांव में बहुत से ठग रहते हैं और वो अनजान आदमी को ठग लेते हैं। आपने मुझे अपने घर में रुकने के लिए कहा, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया कहता हूँ, लेकिन मैं आपके घर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे बहुत ही लंबा सफर तय करना है और मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूसरे नगर में पहुँच जाऊँ। बेटा, मैं तो केवल तुमसे रुकने के लिए कह सकता हूँ। मेरे घर रुकना या ना रुकना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, इस गांव में बहुत सारे ठग रहते हैं, वो किसी भी राहगीर को लूट लेते हैं, इसलिए जरा ध्यान से जाना। अनजान आदमी की ये बात सुनकर यजमान सोचने लगता है, ये आदमी देखने में बहुत ही भला मालूम होता है, मुझे इसके घर रात भर के लिए रुक जाना चाहिए। सुबह होते ही दूसरे नगर की ओर निकल जाऊंगा मैं। अरे क्या सोच में पड़ गए तुम बेटा? मैं सोच रहा था कि तुम इतना कह रहे हो तो आज रात मैं तुम्हारे घर पे रुक जाता हूँ, कल सवेरे सवेरे निकल जाऊंगा। बेटा, मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं, इसलिए मैं किसी भी अनजान आदमी को अपने घर पे नहीं रोकता, लेकिन तुम देखने में बहुत ही भोले और अच्छे इंसान लगते हो, कहीं तुम्हें इस गाँव में कोई लूट ना ले, इसलिए अपने घर में रुकने के लिए कह दिया था। फिर यजमान उस आदमी के साथ उसके घर में चला जाता है। घर में घुसते ही यजमान की नजर अनजान आदमी की बेटी पर पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर वो अनजान आदमी यजमान से बोला, ये मेरी बेटी है, इसका नाम है शिवांगी, 28 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है। लोग दहेज मांगते हैं, लेकिन देखो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे अब तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँ? आप परेशान मत होइए, ईश्वर ने चाहा तो आपकी बेटी की शादी जल्दी हो जाएगी। फिर यजमान बूढ़े आदमी की दी हुई सोने के सिक्कों की थैली में से 5 सिक्के निकालकर अनजान आदमी को दे देता है। तुम इन सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर लेना और बचे हुए पैसों से तुम कोई छोटा मोटा काम कर लेना। सोने के सिक्कों की थैली देकर दोनों बाप बेटी बहुत खुश होते हैं। दरअसल वो दोनों ठग होते हैं और यजमान को अपनी बातों में उलझा रहे थे, जिससे वो देख सके कि यजमान के पास कितना धन है, जिससे वो यजमान को लूट सके। आप जाकर थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। यजमान एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। इतने में ही शिवांगी यजमान के लिए खाना लेकर आ जाती है। आप ये खाना खा लीजिए, मैं आपके सोने का इंतजाम करके आती हूँ। यजमान जैसे ही खाना खाने वाला हो उतने में ही उसे अपने दोस्त धीरज की दूसरी ज्ञान की बात याद आ जाती है कि जब भी तुम किसी अनजान व्यक्ति के यहाँ खाना खाओ तो खुद खाने से पहले थोड़ा सा किसी जानवर को खिला देना। इसलिए यजमान चुपचाप थोड़ा सा खाना लेकर कमरे से बाहर आता है और उस खाने को बकरी को खिला देता है। खाना खाते ही बकरी तड़पने लगती है और फिर मर जाती है। ये देखकर यजमान बहुत डर जाता है। अब यजमान समझ गया था कि वो किसी साधारण आदमी के घर में नहीं है बल्कि एक ठग के घर में है। यजमान जल्दी से अपने कमरे में जाता है और फिर सोचने लगता है, अब इस घर से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये ठग आदमी मेरे सोने के सिक्के छीन लेगा, हो सका तो मुझे मार भी दे। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, इस खाने को छुपा देता हूँ, फिर ठग आदमी की बेटी को लगेगा कि मैंने खाना खा लिया है। फिर यजमान जल्दी से उस बचे हुए खाने को छुपा देता है। उधर वो ठग और उसकी बेटी दूसरे कमरे में बैठे यजमान के मरने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, मैं देख कर आती हूँ कि वो अभी तक मरा है कि नहीं। इतना कहकर शिवांगी यजमान के कमरे में चली जाती है। वो देखती है कि यजमान सही सलामत एक चारपाई पर बैठा हुआ है, इसलिए वो यजमान से कहती है, खाना खा लिया आपने? हाँ जी, मैंने खाना खा लिया है। मैं बस यही पूछने आई थी। मुझे पिताजी ने भेजा था कि मेहमान की खूब खातिरदारी करो। मैं पिताजी को बताकर आती हूँ कि आपने खाना खा लिया है। शिवांगी जल्दी से अपने पिता के पास जाती है। फिर अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैंने तो खाने में खूब अच्छी तरीके से जहर मिलाया था, पता नहीं वो मरा क्यों नहीं, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, इतना सारा जहर खाकर भी अभी जिंदा है। कोई बात नहीं बेटी, वो जहर खाकर तो बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। जाओ, तुम अपनी दूसरी योजना पर काम करो। फिर शिवांगी यजमान के कमरे में जाती है और यजमान से कहती है, आप बहुत थक गए होंगे, मैंने बराबर वाले कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आप जाकर सो जाओ।
फिर यजमान सोने के लिए बराबर वाले कमरे में चला जाता है। जैसे ही यजमान बिस्तर पर लेटने वाला होता है तो उसे धीरज की तीसरी बात याद आ जाती है कि जब भी किसी अनजान आदमी के घर पर मेहमान बनकर जाओ और जब वो अनजान आदमी तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर लगाए तो तुम उस बिस्तर को दोबारा अच्छी तरह से झाड़कर और बिछाकर सोना। यजमान ने जैसे ही बिस्तर को झाड़ने के लिए उठाया तो यजमान ने देखा कि चारपाई पर जगह जगह सुई लगी हुई है जिन पर जहर लगा हुआ है। ये सब देखकर यजमान कांपने लगता है। फिर यजमान सोचने लगा, धीरज सही कहता था, उसकी ज्ञान की बात एक सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती है। धीरज की वजह से आज मैं 2 बार मरने से बच गया हूँ। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना ये बाप बेटी मेरी जान ले लेंगे। उधर वो दोनों बाप बेटी यजमान के मरने का इंतजार कर रहे थे जिससे वो यजमान के सोने के सिक्कों की थैली ले सके। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी यजमान नहीं मरा तो इस बात से दोनों बाप बेटी बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो अनजान आदमी अपनी छोटी वाली बेटी को बुलाता है और उससे कहता है, देखो बेटे, हमने बड़ी मुश्किल से एक राहगीर को बहकाया है। उसके पास सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली है। वो थैली किसी भी तरह हमें लेनी होगी। हम उस राहगीर को मारने के लिए 2 बार जाल बिछा चुके हैं, लेकिन उसने हमारी दोनों योजनाओं को नाकाम कर दिया है और वो अभी तक जिंदा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस राहगीर से किसी भी तरह वो सोने के सिक्कों की थैली हासिल करो। उस अनजान आदमी की छोटी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसे जो भी देखता था वो देखता ही रह जाता था। उसका नाम सुमन था। अब सुमन यजमान के कमरे में जाती है। जैसे ही यजमान सुमन को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर सुमन यजमान से कहती है, अभी तक आप सोए नहीं। मेरी बहन ने आपके लिए कितना सुंदर बिस्तर लगाया है, या फिर कोई और बात है जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अच्छा, तो वो तुम्हारी बहन है? फिर तो तुम भी मुझे मारने के लिए आई होगी। तुम्हारी बहन ने मुझे खाने में जहर मिलाकर दिया था। अगर मैं खाना बकरी को नहीं खिलाता तो कब के मेरे प्राण चले गए होते। उसके बाद तुम्हारी बहन ने बिस्तर के नीचे जहर की सुई रख दी थी। वो तो मैंने बिस्तर छाड़ लिया, वरना अब तक तो मैं लुढ़क गया होता। आप चिंता मत करो, मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूँ। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। अगर तुम सीधी तरह अपने सोने के सिक्कों की थैली हमें दे दोगे तो हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। अगर तुमने वो थैली मुझे नहीं दी तो मेरे पिताजी तुम्हारी जान ले लेंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम वो थैली हमें दे दो। सुमन की ये बातें सुनकर यजमान बहुत घबरा जाता है। तभी उसे अपने दोस्त धीरज की चौथी ज्ञान की बात याद आती है कि जब तुम किसी मुसीबत में फंसे हो तो उस मुसीबत से बचने के लिए हर तरीका अपना लो। तभी यजमान की नजर एक चाकू पर पड़ती है। वो जल्दी से उस चाकू को उठाकर सुमन की गर्दन पर रख देता है और फिर सुमन से कहता है, अगर तुमने जरा भी हिलने की कोशिश की ना तो तुम्हारी जान चली जाएगी। उतने में ही सुमन का बाप आ जाता है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर वो घबरा जाता है। या तो मुझे सीधी तरह से यहाँ से जाने दो, वरना मैं तुम्हारी इस खूबसूरत बेटी की जान ले लूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में। मेरा रास्ता छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। फिर यजमान ठग आदमी के घर से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है सुमन को दरवाजे पर छोड़कर बहुत तेज भागता है। कुछ ही देर में यजमान ठग आदमी के घर से बहुत दूर आ जाता है। उसके बाद यजमान सही सलामत दूसरे नगर में पहुंच जाता है। वहाँ वो खूब धन कमाता है और फिर यजमान अपने माता पिता के पास चला आता है। यजमान के माता पिता को उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी पर बहुत गर्व होता है। यजमान की वजह से जयराज का व्यापार पुनः चलने लगता है।